अश्विनी अनिल रायबागी। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दूंगी। मैं NAC A+ ऑटोनोमस DKT के टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट यहाँ पे टेक्सटाइल डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर इस पद पे कार्यरत हूँ। इसके पहले गोकाक मिल्स गोकाक यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर इस पद पे मैं कार्यरत थी। मैंने बैचलर ऑफ टेक्सटाइल्स मैनमेड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ये पदवी DKT से प्राप्त की है। उसके बाद मैंने मास्टर ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ये शिक्षा DKT से ली है। मैं यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ नासिक यहाँ से डिप्लोमा एंड डिग्री इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म ये शिक्षा मैंने ली है। टेक्सटाइल एसोसिएशन इंडिया इचलकरंजी मिरज यूनिट, इसमें मैं जॉइंट ट्रेजरर इस पद पे हूँ। यह है मेरा अल्प परिचय। आज मैं आप सबको बहुत बड़ा प्रणाम करना चाहूँगी और मैं इस सेशन को चालू करूँगी। मुझे बड़ा अभिमान है कि मैं वस्त्रोद्योग यानी कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़ी हुई हूँ। वस्त्र हमारे शरीर को सुरक्षा देता है, उसके साथ व्यक्तिमत्व प्रभावशाली बनाने में भी वस्त्र की बहुत बड़ी भूमिका है। कल परसों ही नवरात्रि का उत्सव खत्म हुआ है और इस धरातल की सभी देवियां नवरंगों में रंगी पाई। तो ये जो खूबसूरत देन है ये वस्त्रोद्योग की है ना, तो इसीलिए आज मैं आपको वस्त्रोद्योग यानी कि टेक्सटाइल एजुकेशन इसके बारे में विस्तृत जानकारी दूंगी। विद्यादान देने वाली शशि ड्रीम फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस पवित्र मेले में सहभागी होने का, आपसे वार्तालाप करने का ये जो सुअवसर मुझे वस्त्रोद्योग की शिक्षा में महारत हासिल करने वाली DKT इंस्टीट्यूट ने दिया है, इसके लिए मैं इन दोनों संस्था की बहुत ऋणी हूँ, बहुत आभारी हूँ। तो शुरू करेंगे हम। वस्त्रोद्योग की जानकारी मैं आपको विस्तृत में देना चाहूँगी। हम सबको पता है कि वस्त्र अर्थात कपड़ा मानवीय जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है। सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य ने अपनी प्राथमिक आवश्यकता भोजन की प्राचापूर्ति के तत्काल बाद वस्त्रों का आविष्कार किया है। कालांतर में विज्ञान और तंत्रज्ञान में प्रगति होती गई और वस्त्रकला का विकास तेजी से बढ़ता गया। आधुनिक माध्यम की वजह से वस्त्रोद्योग आज पूरी दुनिया की मांग की पूर्ति करते हुए एक विकसित उद्योग का रूप धारण कर चुका है और इस उद्योग की तरक्की और विकास आने वाले दिनों में होती ही रहेंगी। प्रारंभ में वस्त्र की निर्मित लज्जा रक्षण हेतु हुई। उसके बाद गर्मी, बारिश, ठंड इन मौसम के बदलाव के होने वाले कारण की वजह से मनुष्य ने अलग अलग वस्त्रों की निर्मित की। मौसम के बदलाव के अनुसार वस्त्र चुने गए, जैसे कि ठंडी में स्वेटर हम पहनते हैं और बारिश में रेनकोट, और सूती कपड़े हम जब पहनते हैं तब समर का सीजन होता है, या फिर गर्मी में हम सूती पहराव पहनते हैं। तो अलग अलग तरह के कपड़े का उपयोग हम इस्तेमाल होता है। और हम जब भी वस्त्रों के बारे में सोचते हैं तब सिर्फ परिधान करने वाले वस्त्रों के बारे में ही सोचते हैं, है ना। और या तो फिर हम घरेलू इस्तेमाल करने वाले कपड़ों के बारे में सोचेंगे। लेकिन इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फील्ड है, पर्टिकुलरली औद्योगिक क्षेत्रों में तांत्रिक वस्त्रों के लिए उपयोगिता के आधार पे टेक्निकल टेक्सटाइल के उपयोगों की एक बड़ी सी लंबी यादी बनाई जा सकती है। तो वस्त्रोद्योग का मतलब क्या है, अगर ये सवाल मैं जनमानस में पूछूंगी तो सिर्फ एक ही जवाब मिलेगा कि कपास से सूत और सूत के
धागों से वस्त्रों का निर्माण मतलब वस्त्रोद्योग। लेकिन सच में वस्त्रोद्योग एक अलग से एक स्वयं अपना बहुत बड़ा विश्व है, इसकी व्याप्ति बहुत बड़ी है और इसी के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। लोक संख्या की वृद्धि के कारण कपड़ों की रिक्वायरमेंट, वस्त्रोद्योग की रिक्वायरमेंट और जरूरत के हिसाब से वस्त्रोद्योग की वृद्धिंगत जाने वाली ये जो क्षेत्र है। हमको पता है कि भारत कृषि प्रधान देश है। इसमें 80% लोगों का खेती व्यवसाय है और भारत में भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ों उद्योग का एक बेजोड़ स्थान है, क्योंकि 1/4 हिस्सा जो है वो वस्त्रोद्योग पर आधारित है। निर्यात का 1/4 हिस्सा जो है वो वस्त्रोद्योग पे आधारित है। और एक बात मैं यहाँ पे विशेष रूप से नमूद करना चाहूंगी, वो ये है कि देश में सबसे ज्यादा खेती और उत्पादन महाराष्ट्र में होती है और पूरे विश्व में भारत कपास और रेशम के उत्पादनों में दूसरे स्तर पे है। तो इससे हमको कल्पना आ सकती है कि वस्त्रोद्योग कितना बड़ा विस्तारित क्षेत्र है। यहाँ पे और एक बात मैं नमूद करना चाहूंगी, महाराष्ट्र स्टेट में कोल्हापुर जिले में स्थित इचलकरंजी शहर वस्त्रोद्योग का केंद्र है और इस शहर को महाराष्ट्र का मैनचेस्टर कहा जाता है। औद्योगिक नगरी, यंत्र नगरी, वस्त्र नगरी और अभी शिक्षा की नगरी बोल के भी ये शहर प्रचलित हो चुका है। मेरे कहने का मतलब यही है कि इस विश्व में हर एक का किसी ना किसी कारण से वस्त्र से संबंध तो बनता ही है। जैसे कि छोटे बड़े उद्योजक हैं, उनके साथ साथ व्यापारी वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, कामगार वर्ग है और हर एक सामान्य नागरिक इस वस्त्रोद्योग की क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और इसीलिए वस्त्रोद्योग की जानकारी होना और वस्त्रोद्योग की जानकारी देना ये मेरे को एक सौभाग्यपूर्ण बात लगती है। और इसीलिए आज मैं आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग यानी कि टेक्सटाइल एजुकेशन इसके बारे में जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हूँ। हमको पता है कि 10वीं 12वीं तक छात्राएं अपने करियर की नींव माता पिता के सहायता से वो आगे बढ़ते हैं या अपने सुखी जीवन को पाते हैं। लेकिन 10वीं 12वीं के बाद उनको उनके सामने करियर का एक खुला आसमान रहता है और वो उस खुले आसमान के उनको अपने दम के ऊपर ही आगे बढ़ना पड़ता है। उन खुले आसमान पे उन्हें अपने पंखों पर भरोसा रख के उड़ान लेनी पड़ती है। तो सफल व्यक्ति और असफल व्यक्ति में क्या अंतर है, अगर ये मैं आपसे पूछूंगी तो इसका जवाब यही होगा कि सफल व्यक्ति अपने योग्य निर्णयों का योग्य समय पे इस्तेमाल करके, योग्य समय पर अमल करके सफलता पाता है। अपने जीवन को सफल बनाना यानी कि स्वयं ने ली हुए निर्णयों की एक योग्य राशि है, ऐसा ही कहना उचित रहेगा। सफलता के लिए अपने सामने 10वीं 12वीं के बाद बहुत से रास्ते होते हैं, लेकिन इनमें से कौन सा रास्ता चुने इसके बारे में बहुत संभ्रम होते हैं, क्योंकि सही रास्ता ही सही दिशा देता है। और मैं कहूंगी कि जिंदगी को अगर आपको सफल बनाना है तो उसका रास्ता है टेक्सटाइल एजुकेशन, टेक्सटाइल इंजीनियर की पढ़ाई, टेक्सटाइल पदवी का कोर्स, टेक्सटाइल पदवी कोर्स। इसमें अगर आप इंजीनियरिंग या इस क्षेत्र में अगर आप पढ़ाई करोगे तो वो आपको सफलता का जीवन दे सकता है, क्योंकि सही रास्ता सही मंजिल देता है। और इसीलिए टेक्सटाइल के शिक्षा के अलग अलग पहलू को देखकर हमको
टेक्सटाइल एजुकेशन का चुनाव करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे और एक बात मुझे विशेष रूप से आपको कहनी है, वो ये है कि पूरे भारत में पूरे महाराष्ट्र में टेक्सटाइल एजुकेशन देने वाली जो संस्था है वो हाथों की उंगली पर गिन सकते हैं, उतनी कम है। और इसीलिए हर साल जो इंजीनियर्स इस शिक्षा को लेके आगे बढ़ते हैं वो बहुत कम है, और उसके कंपैरिजन में जो अवसर है, ये जो जॉब अपॉर्चुनिटीज है इस फील्ड में वो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए टेक्सटाइल की जानकारी होना महत्वपूर्ण है। NAC A+ ऑटोनोमस DKTE के टेक्सटाइल एंड इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में टेक्सटाइल डिप्लोमा, टेक्सटाइल डिग्री, टेक्सटाइल का हायर एजुकेशन यानी कि मास्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, उसके साथ साथ PhD इन टेक्सटाइल की एजुकेशन की सुविधा है। DKT के साथ साथ VJTI मुंबई, अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई, IIT दिल्ली, PSG कॉलेज कोयम्बतूर, SGGS नांदेड़, ऐसे फ्यू मोर कॉलेजेस हैं जहां पे हमको टेक्सटाइल एजुकेशन का लाभ मिल सकता है। मैं अभी आपको ये जो पदवी कोर्सेस है उसमें जो जो विषय पढ़ाते हैं या हमको जो शिक्षा प्राप्त होती है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। 10वीं के बाद पदवी का अभ्यासक्रम 3 साल की ये शिक्षा होती है। इसमें कुल मिलाकर 3 ब्रांचेस हैं। एक है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, दैट इज डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी। ये वो 3 कोर्सेस हैं और इन अलग अलग कोर्सेस में अलग अलग टेक्सटाइल की जानकारी मिलती है, लेकिन बेसिक जो टेक्सटाइल का नॉलेज है वो सभी ब्रांचेस में सिखाया जाता है। तो डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कोर्स में हमको पता है कि कपास से सूत बनता है, सूत के धागों से वस्त्रों की निर्मित होती है। तो ये सूत निर्माण की जो प्रोसेस है जिसे हम स्पिनिंग कहते हैं, उसके बाद सूत से जब हम कपड़ा बनाते हैं, जो कपड़ा निर्मित की जो प्रोसेस है उसको हम वीविंग कहते हैं। तो स्पिनिंग हो, वीविंग के बाद जो हम प्रोसेसिंग प्रक्रिया करते हैं उसके ऊपर, उसके बारे में, उसके साथ साथ ये जो कपड़ा है, धागा है, इसका जो क्वालिटी कंट्रोल रहता है उसके बारे में, और टेक्निकल टेक्सटाइल हो या फिर नीटिंग एक अलग सी प्रोसेस है जो फैब्रिक बनाती है। इन सभी विषयों का विस्तृत जानकारी हमको और विस्तृत ज्ञान हमको इस टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पदवी का कोर्स में मिलता है। देयर इज अनदर ब्रांच, इसके साथ एक और ब्रांच है, दैट इज डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। उसमें हमको कपड़ा बनने के बाद जो हम उसके ऊपर रासायनिक प्रक्रिया करते हैं, जैसे कि डाइंग है, ब्लीचिंग है, प्रिंटिंग है, फिनिशिंग है, क्योंकि कलरलेस दुनिया के बारे में तो हम सोच ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हम जब भी कपड़ा बनाते हैं उसके बाद एक प्रोसेसिंग प्रक्रिया करना बहुत जरूरी होता है, और इस प्रोसेसिंग प्रक्रिया के बारे में रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे कि ब्लीचिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, फिनिशिंग है, उसके बारे में हमको जानकारी डिटेल में मिलती है। इसके बाद डिप्लोमा इन फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी। इस ब्रांच में कपड़ा तैयार होने के बाद जो गारमेंट की प्रक्रिया होती है, यानी कि गारमेंट मेकिंग, गारमेंट स्टिचिंग, गारमेंट डिजाइनिंग, पैटर्न स्टिचिंग, पैटर्न मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, क्वालिटी कंट्रोल, और इन सभी विषयों का ज्ञान डिटेल में हमको मिलता है।
तो ये है पदवी का अभ्यासक्रम की 3 ब्रांचेस। एक डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, दूसरा है डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा है डिप्लोमा इन फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी। इन सभी विषयों में, इन सभी ब्रांचेस में अगर कोई पदवी का अभ्यासक्रम लेता है तो उनको तीनों कोर्सेज के विद्यार्थियों को संधि के सिमिलर अवसर मिल जाते हैं, क्योंकि बेसिक जो टेक्सटाइल का नॉलेज है वो सभी तीनों ब्रांचेस में मिलता है। तो अब हम बढ़ेंगे टेक्सटाइल पदवी अभ्यासक्रम के बारे में हम जानकारी लेंगे। 10वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी सीधा सेकेंड ईयर अर्थात एक बात मैं बोलना चाहूंगी कि 10वीं होने के बाद हम पदवी का फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। वैसे ही अगर आपका 12वीं उत्तीर्ण हुआ है और अगर आप उस पदवी का कोर्स में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो ये भी मुमकिन है। 12वीं उत्तीर्ण होने के बाद आपको डायरेक्टली सेकेंड ईयर डिप्लोमा यानी कि सेकेंड ईयर पदवी का कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण के बाद पर्टिकुलरली साइंस 12वीं अगर आपका कंप्लीट हुआ है तो उस परीक्षा के बाद आप विद्यार्थी टेक्सटाइल के पदवी अभ्यासक्रम में प्रवेश ले सकते हैं। पदवी प्रवेश निश्चित करने के लिए सीईटी एंट्रेंस जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की होती है वो देना जरूरी है और उसमें नॉन जीरो स्कोर मिलना भी जरूरी है। बीटेक टेक्सटाइल केमिस्ट्री इस ब्रांच में कपड़ा तैयार होने के बाद जो हम रासायनिक प्रक्रिया करते हैं जैसे कि डाइंग है, प्रिंटिंग है, फिनिशिंग है, इस रासायनिक प्रक्रिया के बारे में हमको जानकारी मिलती है। ये 4 साल के डिग्री कोर्सेस होते हैं। सभी ये जो पदवी अभ्यासक्रम है 4 साल के हैं। और 5वीं जो ब्रांच है बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी, इस ब्रांच में कपड़ा तैयार होने के बाद गारमेंट मेकिंग, गारमेंट स्टिचिंग, पैटर्न डिजाइनिंग, गारमेंट डिजाइनिंग, इसके बारे में जो अलग अलग विषय है जैसे कि फैशन डिजाइनिंग है, फैशन आर्ट एंड डिजाइनिंग है, फैशन स्केचिंग है, क्वालिटी कंट्रोल है, तो ऐसे अलग से विषयों के द्वारा हमको डिटेल में गारमेंट डिजाइनिंग के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये कुल 5 पदवी अभ्यासक्रम है। मैं फिर से कहना चाहूंगी, बीटेक इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बीटेक इन मैनमेड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, बीटेक इन टेक्सटाइल प्लांट इंजीनियरिंग, बीटेक इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री एंड बीटेक इन फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये कुल मिला के 5 ब्रांचेस है और इन सभी में स्पिनिंग है, वीविंग है, नीटिंग है, फिनिशिंग है, डाइंग, प्रिंटिंग, सब के बारे में जो बेसिक टेक्सटाइल का नॉलेज है वो दिया जाता है। तो अगर स्टूडेंट किसी भी ब्रांच से अगर उन्होंने डिग्री प्राप्त की है तो हर एक क्षेत्र में, टेक्सटाइल के हर एक क्षेत्र में वो अपना करियर बना सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात टेक्सटाइल शिक्षण की है। तो टेक्सटाइल पदवी का पूर्ण करने वाले जो विद्यार्थी है, अगर उनको पदवी करनी है तो वो भी पॉसिबल है। तो वो क्या कर सकते हैं कि टेक्सटाइल पदवी का अभ्यासक्रम पूरा करने के बाद टेक्सटाइल पदवी के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में यानी कि सीधे सेकेंड ईयर में अपना एडमिशन करवा सकते हैं और उनको सीईटी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मेरिट नंबर लगती है वो जो फर्स्ट ईयर के बच्चे रहते हैं जिन्होंने सीईटी दी हुई है 12th साइंस के बाद, उनका मेरिट नंबर होने के बाद डिप्लोमा पास विद्यार्थियों का मेरिट नंबर लगता है और उनको फिर डायरेक्ट सेकेंड ईयर डिग्री में एडमिशन मिलते हैं। अगर वो चाहिए उनको फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन मिलता है। अगर उनको चाहिए तो डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं पदविका की मार्कशीट के आधार पर। तो ये हुई पदविका और पदवी अभ्यासक्रम के बारे में जानकारी। इस टेक्सटाइल इंजीनियरिंग पदवी अभ्यासक्रम में कुल मिला के 4 साल होते हैं। तो हर एक साल में 2 सेमेस्टर यानी कि 8 सेमेस्टर का अभ्यास होता है और हर एक सेमेस्टर में 6 विषयों का अंतर्भाव होता है। द्वितीय और तृतीय वर्ष के बाद विद्यार्थी
अलग अलग इंडस्ट्रीज में नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, अलग अलग कंपनियों में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में प्रशिक्षण के लिए जाती है। प्रशिक्षण के दौरान उनको प्रकल्प पे, संशोधनात्मक प्रकल्प पे काम करने का अवसर भी मिलता है। इसके साथ साथ कई कंपनियां स्टाइपेंड भी देती है और विद्यार्थी अगर परफॉर्मेंस अच्छा दिखाए तो उस विद्यार्थी के परफॉर्मेंस के आधार पर इन बच्चों का प्री प्लेसमेंट ऑफर भी हो जाता है। मतलब इनको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिलती है और इनका प्री प्लेसमेंट हो जाता है, यानी कि उनको 3rd ईयर में ही उनके हाथ में अपॉइंटमेंट लेटर रहता है। तो जब वो फाइनल ईयर में जाएंगे तब उनको सिर्फ अपने पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना है और अपनी पदवी अभ्यासक्रम को जो है खुद का कंप्लीट करना है, यही उनका बस रहता है। तो ये एक प्री प्लेसमेंट ऑफर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिलती है, ये बहुत एक अच्छी बात है। और डिग्री के अंतिम साल में विद्यार्थियों को संशोधनात्मक प्रकल्प पे काम करना पड़ता है। इसके साथ साथ विद्यार्थियों को इंडस्ट्रियल विजिट्स, इंडस्ट्रियल लेक्चर्स, गेस्ट लेक्चर के माध्यम से अधिक का ज्ञान प्राप्त होता है। बीटेक इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और बीटेक इन बीटेक टेक्सटाइल, ये पदवी पूरा करने के बाद विद्यार्थी एमटेक टेक्सटाइल यानी कि हायर एजुकेशन के लिए नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में भी वो एडमिशन करवा सकता है। कई बच्चे हर साल हमारे इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज में, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, इंग्लैंड है, न्यूयॉर्क है, इन सभी जगहों पे स्टाइपेंड के साथ हायर एजुकेशन यानी कि एमएस की शिक्षा की पदवी का प्राप्त करने के लिए जाते हैं और उनको ये बहुत ही महत्वपूर्ण संधि मिलती है। उसके साथ साथ डीकेटी इंस्टीट्यूट में एमटेक का एजुकेशन उपलब्ध है। एमटेक डीकेटी के अलावा आईआईटी दिल्ली है, एनआईटी है, निफ्ट है, यहाँ पे भी एमटेक की सुविधा और या शिक्षण की सुविधा उपलब्ध है। इस उच्च शिक्षा में 2nd ईयर में जब बच्चे जाते हैं तब उनको संशोधनात्मक प्रकल्प पर काम करना पड़ता है और एमटेक इन टेक्सटाइल के बाद विद्यार्थी पीएचडी इन टेक्सटाइल के लिए भी एडमिशन ले सकते हैं। ये 3 साल का पीएचडी है, इसमें आपको संशोधनात्मक प्रकल्प पे काम करना पड़ता है और इस प्रोजेक्ट की पूर्ति करनी पड़ती है और आप डॉक्टरेट की पदवी भी इस फील्ड से ले सकते हो। यह पीएचडी इन टेक्सटाइल का एजुकेशन भी डीकेटी में उपलब्ध है। उच्च शिक्षा की वजह से संशोधन वृत्ति को बढ़ावा मिलता है। एक तो बात यह है कि संशोधन वृत्ति को बढ़ावा मिलता है, विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है और प्रगति के कई द्वार उस विद्यार्थियों को खुले रहते हैं। तो मैंने अभी आपको डिप्लोमा इन टेक्सटाइल, इनके 3 कोर्सेज के बारे में जानकारी दी। डिप्लोमा इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, डिप्लोमा इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फैशन एंड क्लोथिंग टेक्नोलॉजी। उसके बाद डिग्री में यानी कि पदवी में मैंने आपको 5 कोर्सेज की जानकारी दी। डिग्री इन टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिग्री इन मैनेजमेंट टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, डिग्री इन टेक्सटाइल प्लांट इंजीनियरिंग, डिग्री इन टेक्सटाइल केमिस्ट्री एंड डिग्री इन फैशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद एमटेक इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग कर सकते हो और पीएचडी इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग भी कर सकते हो। मतलब डिप्लोमा से लेके पीएचडी तक का टेक्सटाइल का नॉलेज आप संपादन करके आपकी प्रगति कर सकते हैं। तो मित्र हो, आज के वस्त्रोद्योग के आधुनिक इसमें 3 विभाग है। एक तो है अपैरल टेक्सटाइल्स, दूसरा है होम टेक्सटाइल्स यानी कि जो घरगुती इस्तेमाल किए जाने वाले कपड़े हैं। जैसे कि अगर आप अभी घर पे जाने के बाद एक बार आप सिर्फ नजर डाल के देख लो आपके घर पे, तो आपको बहुत सारी चीजें ऐसे मिलेंगी जो धागे से बनी हुई है, जो वस्त्रों से बनी हुई है। जैसे कि कर्टन्स है, कारपेट्स है, बेडशीट्स है, पिलो कवर है, टेबल क्लॉथ है, कारपेट्स है। तो ऐसे अलग बहुत सारी चीजें जो है वो वस्त्र से बनी हुई आपको मिलेंगी। उसको हम होम टेक्सटाइल कहते हैं। और तीसरा बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग ये है कि उसको कहते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्रों में तांत्रिक वस्त्रों के आधार पर इन
तांत्रिक वस्त्रों की उपयोगिता के आधार पर कुल 12 विभाग में उसको बांटा गया है। वो 12 विभाग में आपको कहना चाहूंगी वो ये है कि क्लॉथ टेक, देन बिल्ड टेक, मोबिल टेक, एग्रोटेक, इंडोटेक, ओकोटेक, पैकटेक, प्रोटेक, स्पोर्टेक और मेडिटेक, ये वो 12 विभाग है। तो आधुनिक वस्त्रोद्योग के 3 विभाग है। एक तो अप्रैल टेक्सटाइल है जिसे हम अप्रैल विभाग, दूसरा है होम टेक्सटाइल और तीसरा है टेक्निकल टेक्सटाइल। आप जानते हैं कि जब भी हम पढ़ाई खत्म करते हैं तो हमको नौकरी मिलती है या नहीं मिलती है, हम इसके बारे में श्योर नहीं होते हैं। लेकिन सौभाग्य की बात यह है कि टेक्सटाइल में 100% नौकरी मिल ही जाती है। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो कोल्हापुर जिले में इचलकरंजी जो है वहाँ पे कारोबारियों से वो भरी पड़ी हुई है। पश्चिम महाराष्ट्र में कोल्हापुर, कागल, इचलकरंजी, सोलापुर, सातारा, भिवंडी, इन कई जगहों पे बड़े टेक्सटाइल के कारखाने हैं। उसके साथ साथ विदर्भ में अकोला, अमरावती, यहाँ पे भी बड़े पैमाने पर अभी टेक्सटाइल के इंडस्ट्रीज उपलब्ध है। मैं सिर्फ क्योंकि मैं इचलकरंजी में रहती हूँ तो मैं इसके इचलकरंजी के बारे में ज़्यादा जानकारी देना चाहूँगी। मैं सिर्फ अगर इचलकरंजी की बात करूँगी तो आपको ये कहने में मेरे को बड़ी खुशी होती है कि सिर्फ इचलकरंजी में 35 स्पिनिंग मिल्स है, यानी कि 35 स्पिनिंग मिल्स है, 9000 से ज़्यादा शटललेस वीविंग यूनिट्स है, 2000 से ज़्यादा एटोलूम्स है। उसके साथ साथ इन सभी वीविंग यूनिट्स में कैम्ब्रिक, पॉपलिन, धोती, शर्टिंग, इंडस्ट्रियल टेक्सटाइल, सूटिंग, इन सभी वस्त्रों की निर्मित होती है। इसके साथ साथ 1.2 लाख पावरलूम यूनिट्स है। और इचलकरंजी में अगर देखा जाए तो बीम वार्पिंग मशीन है, सेक्शनल वार्पिंग मशीन है, वाइंडिंग यूनिट्स है, प्रोसेसिंग यूनिट्स है, अलग से गारमेंट इंडस्ट्री है। तो जैसे हमको पता है कि कपास से धागा बनता है, धागे से कपड़ा बनता है, और इनमें जो प्रोसेसेस रहती है जैसे कि जिनिंग इंडस्ट्री है या फिर स्पिनिंग इंडस्ट्री है, वीविंग इंडस्ट्री है, प्रोसेसिंग, इन सभी ये जो एक कंटिन्यूअस चेन है, और कपड़े के बाद गारमेंट की निर्मित होती है। तो ये एक कंटिन्यूअस चेन है, और इस कंटिन्यूअस चेन में जो मशीनरी आती है, जो इंडस्ट्री आती है, वो सब इचलकरंजी में मौजूद है। तो इचलकरंजी के अलावा भी अगर आप देश के किसी भी कोने में जाओगे तो आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री नजर आएंगी ही। ये रही भारत की बात। अगर हम विश्व की बात करेंगे या फिर हम अगर विदेश की बात करेंगे तो बांग्लादेश है, उसके साथ इटली है, उसके साथ ऑस्ट्रेलिया है। या जहाँ चाहे आप आगे जाके बढ़ सकते हैं, काम कर सकते हैं। इंटरनेशनल प्लेसमेंट भी बड़ी बात नहीं है। देश में अगर कहा जाए तो विमल इंडस्ट्री है, उसके साथ अरविंद मिल्स है, और अशिमा है, हिम्मत सिंह का, रेमंड्स, रिलायंस, ट्राइडेंट, ये अलग अलग कंपनियां हैं। वेल्सपन है जहाँ पे हमको नेशनलाइज्ड लेवल पे हमको कई अपॉर्चुनिटीज उपलब्ध है। इसके साथ अगर हम इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बात करेंगे तो कई कंपनियां जैसे कि मस्क कॉरपोरेशन है हांगकांग की, नॉइज जीन्स है जो बांग्लादेश में है, उसके साथ SRF दुबई है, और ऑस्ट्रेलिया में भी साउथ अफ्रीका में CGM एक कंपनी है। ऐसे अलग अलग कंपनियों में आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बहुत सारे अवसर मिलेंगे। तो यहाँ मैं कहना आपको चाहूंगी ये कि वस्त्रों का निर्माण जो है आज बहुत तेजी से हो रहा है, इसका विस्तार बहुत जल्द गति से हो रहा है, क्योंकि इसका एक कारण है, वो है डिजिटलाइजेशन। डिजिटलाइजेशन में आज वस्त्रोद्योग ने बहुत बड़ी क्रांति की है। कपड़ा विस्तार में जग तेजी से आगे बढ़ रहा है, कपड़ों का उपयोग अनेक कारणों से बढ़ रहा है, और पृथ्वी तल पे ये जो मैं बात आपको कह रही हूँ अभी आप वो नोट डाउन करके लीजिए, क्योंकि
पृथ्वी तल पर ऐसा कोई भी देश नहीं है जहाँ पे वस्त्रोद्योग इंडस्ट्री मौजूद नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी विश्व के हर एक देश में आप जाइए, विश्व के हर एक देश में आप जाइए, वहाँ पे आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री मिलेंगी ही मिलेंगी। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि टेक्सटाइल क्षेत्र जो है इसका विस्तार इसका विस्तार कितना हुआ है अलग अलग जगह पे। तो ये जो बढ़ता कपड़ा उद्योग है उसमें प्रोडक्शन, क्वालिटी, मेंटेनेंस, मार्केटिंग, उसके साथ डिजाइनिंग, प्रोसेसिंग, इन विभिन्न क्षेत्रों में आपको कुशल इंजीनियर्स की बढ़ती डिमांड है, बढ़ती मांग है। और इसलिए देश विदेशों में बड़ी बड़ी कंपनियों में टेक्सटाइल इंजीनियर्स की भारी मांग है, क्योंकि टेक्सटाइल एक बेहद विविधता वाली एक मात्र इंजीनियरिंग शाखा है। इसलिए अपनी पसंद के अनुसार हम करियर का चुनाव कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स, शासकीय परीक्षण डिपार्टमेंट्स, उसके साथ मैनमेड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्सचराइजिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, टेक्सटाइल वेट प्रोसेसिंग यूनिट्स, इस इंडस्ट्री में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग डिग्री के बाद तुरंत विद्यार्थी R&D ऑफिसर, वीविंग सुपरवाइजर, स्पिनिंग सुपरवाइजर या तो फिर न्यू प्रोजेक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, मर्चेंटाइजर, मार्केटिंग क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में अलग अलग पदों पे काम कर सकता है। जैसे ही वो काम करने लगता है, जैसे ही अनुभव बढ़ता है, उसको पदोन्नति मिलती है। और इस पदोन्नति की वजह से और अगर हम उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर ले, जैसे कि एमटेक अगर आप करेंगे तो एकेडमिक फील्ड में आप प्रोफेसर भी बन सकते हैं। तो मैं फिर से आपको दोहराना चाहूंगी कि टेक्सटाइल के बच्चों को रिसर्च, एंटरप्रेनर, एकेडमिक्स, स्पिनिंग, वीविंग, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग, फैशन डिजाइनिंग, टेक्निकल सर्विसेज, मार्केटिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग, फाइबर डिवीजन, डाइज एंड केमिकल्स, ऐसे कई जगहों पे टेक्सटाइल इंजीनियर्स की जरूरत है। और यहाँ पे एक विशेष बात नमूद करना चाहूंगी जो कि वो है कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। आप कहोगे मेरे को ये कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी क्या है? कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब ये जो टेक्सटाइल का उद्योग है, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में, कन्वर्जेंस ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब देश में कई अलग अलग क्षेत्र है वस्त्रोद्योग के अलावा भी, जैसे कि एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फूड टेक्नोलॉजी है, ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में माइनिंग है, मेडिकल टेक्सटाइल है। इस अलग विभिन्न क्षेत्रों में भी टेक्सटाइल के इंजीनियर्स की बढ़ती मांग है। और मैं आपको ये सब जो है वो उदाहरण बताती हूँ, क्योंकि जैसे कि अगर मैं आपको कहना चाहूँगी कि एरोस्पेस में भी टेक्सटाइल इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो कैसे? तो एरोस्पेस में जो पैराशूट का फैब्रिक रहता है, या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंसुलेशन मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं, हॉर्टिकल्चर में हम शेड क्लॉथ यूज़ करते हैं, वाटर प्यूरिफिकेशन में वाटर प्यूरिफायर का जो मेम्ब्रेन रहता है वो भी टेक्सटाइल से बना हुआ रहता है। केमिकल इंजीनियरिंग में प्रोटेक्टिव टेक्सटाइल्स है, उसके साथ स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है जिसमें हम वाटरप्रूफ फैब्रिक वो इस्तेमाल करते हैं। शिपिंग में अगर आप जाओगे शिपिंग इंडस्ट्री में तो केबल्स की ज़रूरत होती है, रोप्स की ज़रूरत होती है। डिफेंस में कैमोफ्लेज है या फिर ब्रशेस रहते हैं। एग्रीकल्चरल फील्ड में तो बहुत सारे टेक्सटाइल के उत्पादन आपको मिल जाएंगे, जैसे कि पैकेजिंग टेक्सटाइल है, शेडनेट्स है। ऑटोमोटिव फील्ड में अगर आप एक कार में अगर आप बैठोगे और अगर ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक कार में ही अलग अलग तरह के वस्त्र आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि सीट बेल्ट जो आप लगाते हो, या फिर टायर का जो कॉर्ड रहता है वो है, जो कोच जिसके ऊपर आप बैठते हैं वो सब टेक्सटाइल से ही बना हुआ है। तो ऑटोमोटिव टेक्सटाइल के साथ साथ ऑटोमोटिव टेक्सटाइल में जो साउंड इंसुलेशन फैब्रिक रहता है, उसके साथ मेडिकल टेक्सटाइल में जो स्यूचर्स रहते हैं, बैंडेजेस जो रहते हैं, सर्जिकल गाउन्स है या फिर एप्रन्स है। पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में जो कन्वेयर बेल्ट यूज़ होते हैं,
तो हर एक जगह मैंने बहुत सारे इंडस्ट्री का नाम लिया, अभी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में मैंने बोला, एरोस्पेस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, हॉर्टिकल्चर है, एग्रीकल्चरल है, माइनिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, वाटर, केमिकल, एपरल, स्पोर्ट्स, शिपिंग इंडस्ट्री, डिफेंस इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, पेपर मेकिंग, मेडिकल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फर्नीचर इंडस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन. All these industries, wherever you will go, you will find textile, because there are many applications of textile, and you can go anywhere, you will find the textile application from home to the world. So this is one of the very important point which we can note. तो इस विद्यार्थी जो है इस पदवी अभ्यासक्रम को पूरा करने के बाद रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स में साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट इंजीनियर इस पद पर टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, R&D सेंटर्स ऑफ इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हैं. अगर हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर, टेक्निकल असिस्टेंट इस पद पर टेक्सटाइल कमिटी, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, DRDO डिफेंस रिसर्च एसोसिएशन, उसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स, और इसके साथ नेशनलाइज्ड बैंक्स में भी जब टेक्सटाइल के प्रोजेक्ट्स आते हैं तब इन सभी फील्डों में आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है. तो मैं जितना बोलूँगी इसके बारे में इस विषय पे उतना कम ही होगा. तो इसीलिए आज मैं आपको कहना चाहूँगी कि विद्यार्थी और जो पालक है इन दोनों को टेक्सटाइल इंजीनियर्स के बारे में जानकारी है. आप अगर एमटेक करोगे तो एकेडमिक्स में भी आप रिसर्च साइंटिस्ट या फिर प्रोफेसर इस पद पे आप काम कर सकते हो. जैसे कि मैंने मेरा एमटेक कंप्लीट किया है DKT इंस्टीट्यूट से, मैं अब असिस्टेंट प्रोफेसर इस पद पे कार्यरत हूँ. तो वैसे कई अपॉर्चुनिटीज आपको टेक्सटाइल फील्ड में मिल जाएंगी. अगर आपको डिटेल में जानकारी चाहिए और जानकारी अगर आपको चाहिए तो हमारा DKT का फेसबुक पेज है, उससे आप कनेक्ट हो सकते हो. आज देश में और महाराष्ट्र में टेक्सटाइल कॉलेजेस की कमी है, इसलिए हर साल जो इंजीनियर्स ये पदवी अभ्यासक्रम पूर्ण करते हैं, जो टेक्सटाइल इंजीनियर्स बनते हैं, वो बहुत कम है. और उसके कंपैरिजन में जो अवसर हमको मिलते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में वो बहुत ज़्यादा है. तो इसीलिए भी ये एक महत्वपूर्ण ब्रांच है. और हमको पता ही है कि ज्ञान और विज्ञान में हमेशा प्रगति होती रही है. डिजिटलाइजेशन का युग है. डिजिटलाइजेशन के वजह से एक क्रांति हुई है टेक्सटाइल उद्योग में, और इसीलिए नए नए खोज हो रहे हैं, नए तंत्रज्ञान, नए मार्केट और नए प्रोडक्ट्स इस मार्केट में आ रहे हैं. इसलिए टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत से करियर पर्याय का उपलब्ध है, ऐसा ही कहना उचित रहेगा. सो देयर इज एन एश्योर करियर विद टेक्सटाइल इंजीनियरिंग. सो विद दिस I will say my thanks to Shashi Dream Foundation as well as to DKT for giving me opportunity to talk with you by use of this Facebook live platform. In the evening again I will join with you with Instagram account at 7 PM sharp. तो अभी जो उन्होंने मेरे को टाइम दिया था वो लगभग खत्म होने वाला है. तो उसके साथ अभी यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में जो कोई क्वेश्चंस आए हैं उस क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे. सो लेट अस गिव मी सम टाइम टू गो विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट ऑफ ऑल ma'am, there is one question from Monisha Mohanan. Ma'am, what's the scope outside India? It's near 12 o'clock right now. See here, what's the scope outside India? That is the question. अगर हम टेक्सटाइल के बारे में बात करेंगे तो ये टेक्सटाइल जो है ये बेसिक नीड है, और इन एंटायर वर्ल्ड अगर आप जाओगे तो एग्जिस्टेंस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज देयर. मैंने पहले से ही मैं कह रही थी. सो इन ईच कंट्री ऑफ वर्ल्ड यू गो, you will get a scope
India, who is the major exporter of this textile के जो क्षेत्र में इंडिया ये मेजर एक्सपोर्टर है, एंड this is the biggest manufacturer. So wherever you go apart from India, as I said, in Bangladesh there is a huge industry of textile. In Italy you can go, then you can go in South Africa. Wherever you will go, you will find the textile industries. So that will be the answer from my side to Manisha. Then I will take the next question. राज भरद्वाज कहता है कि मैम, how you manage your work in textile industry? Definitely that is a very good question. See here, अगर हमको अपने ध्येय पे काम करना होता है तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमको अगर मन लगा के हम काम करेंगे, वैसे कोई भी क्षेत्र अगर हम लेंगे तो मन लगा के अगर आप काम करोगे तो उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे आते रहते हैं, हम किसी भी इंडस्ट्री में जाएंगे तो थोड़े प्रॉब्लम्स या थोड़ी कठिनाई आती रहेंगी, लेकिन अगर हम मन लगा के काम करेंगे तो उसके बारे में हमको ज़्यादा सोचना नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और you can, if you are having time management skills with you, if you are going to properly define your plan of work, then you can improve your identity, you can build your own identity, and you can be different from the crowd. You can prove yourself, you can work in the textile industry in a nice way. And one of the very important thing, Raj, I will tell you that once you will take the experience in one of the industry, wherever you will go in industry in India, either abroad, you will always get more and more packages. Like now I would like to mention here with that placement, अगर आप कहोगे तो 100% प्लेसमेंट है। इसमें मिनिमम जो पैकेज मिलता है वो 3 लाख का है, और मैक्सिमम पैकेज जो है, स्टार्टिंग में जो पैकेज मिलता है मिनिमम वो है 3 लाख, और इसमें 15 लाख के पैकेज में बच्चे हमारे प्लेस हुए हैं। तो ये मैंने देखा है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कहीं पे भी जाओगे आप, बहुत इसका स्कोप है, और आपको इसमें काम करते हुए अगर आप आनंद से, जॉय ऑफ वर्क बोल के एक कंसेप्ट है, अगर आप आनंद से काम करोगे तो डेफिनेटली उसमें आपको प्रगति के अनेक द्वार आपके लिए खुले हैं। आई विल टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज which country is best for textile engineering according to you? Obviously my answer will be India only, because I live in India, I'm proud of my India, and I live in definitely, as I like my country, so definitely I will tell you India is the best country to work with textile engineering. You can take the experience by going in the foreign countries, like as I said right now, Bangladesh, Italy, South Africa, America and all, but definitely you can come back to your mother country and you can work with India. That will be the better option for you. Now I will take the next question. Sony, I think you have got the answer. Then Monisha Mohanan asking another question, that is, do any textile companies provide internship? Do any textile companies provide internship? मैंने अभी आपको बताया मेरे संभाषण में कि द्वितीय और तृतीय वर्षों के बाद विद्यार्थी नेशनल इंडस्ट्रीज में और इंटरनेशनल फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में और इंडस्ट्रीज में भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। जैसे कि अगर मैं इंडिया की बात करूं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज खुद से अपने सामने से आकर विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए बुलाती है, उनको स्टाइपेंड देती है, उनको प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का अवसर देती है, और विद्यार्थियों का परफॉर्मेंस देख के उनको अपने कंपनी में प्लेस भी करवा के लेती है। तो थर्ड ईयर में ही उनके पास में, उनके पॉकेट में अपॉइंटमेंट लेटर रहता है, उसको हम प्री प्लेसमेंट ऑफर बोलते हैं। और इसके साथ साथ अगर ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग के टाइम पर आप अलग अलग इंडस्ट्री, जैसे मैंने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्री है, रेमंड इंडस्ट्री है, अशीमा है, हिम्मत सिंह का है, तो इस इंडस्ट्रीज में आपको आप प्रशिक्षण ले सकते हैं। उसके साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि हॉफ यूनिवर्सिटी जर्मनी है, जेक रिपब्लिक में यूनिवर्सिटी है,
तो वैसे कई यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको ट्रेनिंग प्रदान करती है. तो you just only need to communicate with them. You need to come ahead with that. You need to approach to the industry. Definitely industry will be happy to give the training to you. As per as when I will talk with my institute in DKT, every year we send different students, like every student of our second year and third year goes to different industries for training purpose, that too for a whole 1 month. So that is one of the very credible achievement which I can say, that is one of the very important thing which I will note here. So our institute provides internship to our second and third year textile engineering students for 1 month each, so that they can understand the process of technologies. And when after उनका जब फाइनल ईयर का जो अंतिम साल खत्म होता है, पदवी खत्म होती है, तब वो जब इंडस्ट्री में काम करने के लिए जाएंगे तो उनको ऑलरेडी इंडस्ट्री का नॉलेज प्राप्त हुआ रहता है. तो ये जो रेडीमेड बच्चे उनको मिलते हैं, तो उससे वो इंडस्ट्री बहुत खुश रहती है और बच्चों को भी आनंद मिलता है कि वो अच्छे सैलरी के ऊपर उनको प्लेसमेंट मिलती है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी इंटरव्यू के दौरान बहुत अच्छा रहता है. क्योंकि उसकी और एक वजह यह है कि जब आप ट्रेनिंग लेते हो या कोई प्रोजेक्ट करते हो तो आपके बायोडाटा में वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है. तो आपका बायोडाटा जब स्ट्रांग बनेगा, तब उस बायोडाटा के साथ आप जब इंटरव्यू फेस करोगे इंडस्ट्री के साथ, तब डेफिनेटली इंडस्ट्री विल बी वेरी हैप्पी. वो इंडस्ट्री बहुत खुश होती है आपको प्लेस करने के लिए. तो ये मोनिशा, this is my answer about the internship. Then there is the next question, that is which stream, Raj Bharadwaj again asking the question, which stream student thinking forward in textile industry? There is no any such answer I can give. Actually all the 5 streams, if you take all the 5 branches, either textile technology या फिर इधर टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी या फिर मैनमेड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल केमिस्ट्री है या फैशन टेक्नोलॉजी है. जैसे कि मैंने कहा कि आपको हर एक स्ट्रीम में, हर एक ब्रांच में आपको जो बेसिक टेक्सटाइल का नॉलेज है, यानी कि स्पिनिंग है, वीविंग है, नीटिंग है, प्रोसेसिंग है, गारमेंटिंग है, उसके बारे में बेसिक नॉलेज आपको मिलता ही है. लेकिन स्टूडेंट के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो आगे बढ़ता है और उसके इंटरेस्ट में वो करियर कर लेता है. तो आपके लिए प्रगति के बहुत सारे द्वार खुले हैं. आप किसी भी इंडस्ट्रीज में आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जा सकते हैं. मैं यहाँ पे और एक बात नमूद करना चाहूँगी कि एक ऑनर डिग्री इन टेक्सटाइल की एक कंसेप्ट अभी भारत में थोड़े इंस्टीट्यूट में चालू है. जैसे कि हमारे इंस्टीट्यूट में है, हम जब बच्चे एडमिशन लेते हैं डिग्री में, पदवी में, उस पदवी के साथ साथ वो एडिशनल ऑनर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं. इसमें 2 डिग्रियों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी. एक है ऑनर डिग्री इन टेक्निकल टेक्सटाइल और एक है ऑनर डिग्री इन एपरल टेक्नोलॉजी. टेक्निकल टेक्सटाइल के बारे में सब जानकारी आपको मिलेंगी. एपरल टेक्नोलॉजी में और उससे ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो है, डिजिटलाइजेशन जो है, वो सब डिजिटलाइजेशन के बारे में सब आपको जानकारी मिलेंगे. और वो जो अगर आपका टीटी ब्रांच है, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी से आप हो, लेकिन आपको इंटरेस्ट है कि मेरे को एपरल और या गारमेंट इंडस्ट्री में करियर करना है, तो आप टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी के साथ साथ एडिशनल ऑनर डिग्री ले सकते हो. वो जो है वो 4th सेमेस्टर में चालू होती है. 4th to 8th सेमेस्टर में एक विषय का अंतर्भाव होता है और इस विषयों की पढ़ाई आप अपने डिग्री के साथ साथ कर सकते हैं. तो एक एडिशनल ये एक अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट में है कि जो आप ऑनर डिग्री इन टेक्निकल टेक्सटाइल और ऑनर डिग्री इन एपरल टेक्नोलॉजी, इसके बारे में भी अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप DKT की हमारी वेबसाइट है www.dkt.ac.in, इसके ऊपर आप जा सकते हैं और आप हमसे भी खुद फ़ोन करके बात कर सकते हैं. तो अभी आई थिंक राज, यू वुड हैव गॉट द आंसर. नाउ आई विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाँ, Siddharth Padmanabhan is asking a question. I wish to know how the waste is managed by the textile industry. One of the very good question, because waste of textile industry is one of the big issue. Actually
क्लीन इंडिया की हम जब बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने जो ये योजनाएं चालू की है, या फिर स्वच्छ भारत, स्वच्छता अभियान, ये जो हम देख रहे हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे मन में आता है कि वेस्ट, हाउ टू मैनेज द वेस्ट इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो हम क्या कर सकते हैं कि मतलब अभी इंडिया में थोड़ी इंडस्ट्रीज है कि जहाँ पे टेक्सटाइल वेस्ट का यूज़ करके वो अलग अलग उत्पादन बनाते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण के साथ बताना चाहूँगी कि जैसे कि अभी जैसे कि दो प्रकार के धागे होते हैं। एक तो है नेचुरल फाइबर, जिसको हम प्राकृतिक तंतु कहते हैं, जो निसर्ग निर्मित होता है और इसलिए वो बायोडिग्रेडेबल होता है, पूरी तरह से बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है, उसके लिए हमको कुछ तकलीफ नहीं होती है। लेकिन जो सिंथेटिक फाइबर्स है, जैसे कि पॉलिस्टर है, पॉलिस्टर में जो केमिकल यूज़ किया रहता है सिंथेटिक फाइबर्स के उत्पादनों के लिए, जो हम केमिकल यूज़ करते हैं, वो अगर देखा जाए तो उससे प्रदूषण बढ़ता है। तो वो क्या कर सकते हैं कि जो फाइबर्स बनाते हैं, जो फाइबर्स जब हम पॉलिस्टर बनाते हैं तो हम रिसाइकलिंग के प्रोसेस के द्वारा रिसाइकल्ड पॉलिस्टर, जैसे यार्न, रिसाइकल्ड नायलॉन, रिसाइकल्ड पॉलीप्रोपिलीन के अलग अलग यार्न्स और वस्त्रों की निर्मित कर सकते हैं। और ये रिसाइकल्ड पॉलिस्टर अगर आप देखोगे तो क्रिकेट में अगर आप देखोगे ना, तो बहुत सारे स्पोर्ट्स टेक्सटाइल जो वो क्रिकेटर पहनते हैं, इंडियन क्रिकेटर, लाइक वो जो टी शर्ट्स पहनते हैं, वो टी शर्ट जो है वो रिसाइकल्ड पॉलिस्टर, रिसाइकल्ड यार्न से बनाई हुई मैंने देखी है। तो ये जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो वेस्ट होती है वो मैनेज करने के भी बहुत सारे उपाय हैं, और उन उपायों का यूज़ करके अलग अलग इंडस्ट्रीज़ है। जैसे कि नासिक में पॉलीजेंटा इंडस्ट्री है, वहाँ पे रिसाइकल्ड इंडस्ट्री है। तो ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री है जो आप देख सकते हैं कि जो वेस्ट मैनेज करते हैं। सिद्धार्थ, I think you have got the answer. Now coming to the next point. Monisha Monan is very interested. She is asking another question. Ma'am, what is the scope of technical textile and home textile, and which one is more better? Obviously, I will tell technical textile because होम टेक्सटाइल ये जो है पारंपरिक वस्त्रों, मतलब पारंपरिक वस्त्र है जो मतलब पुराने ज़माने से हम देखते आ रहे हैं कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये जो है वो हमारी बेसिक नीड्स है। तो कपड़ा जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं, कर्टन्स है, बेडशीट है, ये तो हम यूज़ करते हैं और कोई भी इसका निर्माण कर सकता है। लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल के मैंने बारे में जब मैंने बात की तो मैंने एक पॉइंट, मैंने आपको एक सेंटेंस कहा कि वो ये था कि टेक्निकल टेक्सटाइल का औद्योगिक क्षेत्रों में वापर या तांत्रिक वस्त्रों का जो वापर रहता है उसके अकॉर्डिंग कुल 12 विभाग है। तो 12 विभाग यानी कि पैकटेक, प्रोटेक, स्पोर्टेक, मेडिटेक, जियोटेक, या फिर क्लॉथटेक, मोबिलटेक, ओकोटेक एंड मेनी मोर, 12 डिविजन्स है। तो इसमें जो है तांत्रिक वस्त्रों के आधार पे, जब मतलब उपयोगिता के आधार पे कोई भी प्रोडक्ट जब हम एंड यूज ध्यान में रख के अगर हम उसको बनाते हैं तो डेफिनेटली उसका वैल्यू एडिशन होता है, और वैल्यू एडेड प्रोडक्ट को बाजार में बहुत बड़ी कीमत होती है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल इज अ बेटर फील्ड टू वर्क विथ, एंड दिस इज अ ग्रूमिंग फील्ड एक्चुअली, एंड I would like to again mention here with that our institute has got a center of excellence in non-woven of 125 crore rupees का प्रोजेक्ट हमको इन डीकेटी इंस्टीट्यूट को सेंटर ऑफ एक्सलेंस में मिला है, और उसमें नॉन की मशीनरी है जहाँ पे हम एंड यूज का ध्यान रखकर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो एंड यूज एप्लीकेशन बना के एंड यूज का ध्यान रखकर जब हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं डेफिनेटली उसको वैल्यू एडिशन होता है और उसको बहुत मार्केट में बहुत बड़ी कीमत होती है। तो टेक्निकल टेक्सटाइल इज वन ऑफ द ग्रूमिंग एरिया, यू कैन गो विद द टेक्निकल टेक्सटाइल, इट विल बी more better. Of course, the choice is yours then. But now any of the question remained? So again, challenges faced by textile industry. As I said, there are some challenges like raw material shortage. Sometimes it is there or varying cost of raw material. That is some of the challenges when we work with the cotton industry particularly, because prices changes. But then with the experience and all, we can go ahead with that, and we can cover those challenges. Meeting pollution control norms is another challenge, like water pollution, air pollution is noise pollution is there. But then
if you are having availability of skilled workers, skilled professional, if you are giving अगर आप अपने वर्कर्स को अच्छी तरह से ट्रेनिंग दोगे, अगर आपके जो प्रोफेशनल्स है वो स्किल्ड प्रोफेशनल रहेंगे, तो ये जो है जो लिमिटेशंस है वो कवर हो जाती है और आपको ऐसा चैलेंज नहीं लगता है काम करने में। तो सम इन्वायरमेंटल इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है वर्कर्स के रिलेटेड, वो अगर अच्छी प्रैक्टिसेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं आपकी इंडस्ट्री में, तो डेफिनेटली यू कैन ओवरकम विद दैट ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट द challenges again. So is any other question to anyone? I think the questionnaire is over with this. If you anyone who is live with the Facebook right now, if you want to ask the question, you can go in the chat option. Otherwise I will end my session. I am waiting for half a minute. If any question is there, you can ask it. There is one question which is remained, I think that is Siddharth asking that what is the scope of bioengineering in textiles. So Siddharth, some microorganisms are used in manufacturing of many dyes, pigments and processing of textile materials. The composite mesh with other absorbable and non-absorbable barriers can be used in case of transplants of body organs. So in that there is a scope of bioengineering also in textiles. So as I said, convergence of technology is one of the important point. Convergence of technology में अलग अलग फील्ड है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, एरोस्पेस, मेडिकल, किसी भी इंडस्ट्री में आप अगर जाओगे तो आपको संधि के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। तो इसके साथ क्वेश्चन की यादी खत्म हो गई है, तो मैं इसके साथ अब रुकना चाहूँगी। आपने ये जो मैंने जो आपसे बात की वो बहुत ध्यानपूर्वक आपने वो सुनी, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और मैं इसी के साथ मैं आपकी रज़ा चाहती हूँ। अब मैं अभी अपना सेशन बंद करती हूँ।